डियर स्टूडेंट्स, कल तक हमने चैप्टर फर्स्ट के जो है वो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लिए थे और आज भी इस सेशन में हम नए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन आज के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न होगा वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा कि अलग टाइप से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में किस प्रकार से आ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं, लेकिन जो क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप से किस टाइप से बन सकते हैं वो हमें देखेंगे। फिर इसके बाद में कल से हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2। तो आज देख लीजिए, फर्स्ट चैप्टर है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व कर दे। देखो क्वेश्चन क्या होता है। एक क्वेश्चन हमने दिया था, उसका आंसर भी मैथ्स की जो गर्ल्स है उन्होंने बताया था, लेकिन और स्टूडेंट्स है इसका जवाब नहीं आया। तो आंसर सिंपल ही था उसका, 13 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 12 के लगभग आ रहा था आंसर। तो आप देख लीजिए, उसको सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दो छोटे बिंदुवत गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान दे रखा है 200 ग्राम। दो गोले हैं जिनका द्रव्यमान हमें दे रखा है कितना ग्राम, 200 ग्राम। एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों से, यानी कि दो कुचालक धागे जिनमें खुद का कोई करंट नहीं होगा, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो दो कुचालक धागों से जिनके प्रत्येक की लंबाई दे रखी है हमें 40 सेंटीमीटर द्वारा लटकाए गए दोनों गोले समान रूप से आवेशित है। दोनों गोले जो है वो समान रूप से आवेश दिया गया है तथा साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई। यानी कि साम्यावस्था में देखा जाए तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। कैसे सॉल्व करना है वो अब हम इसको एक थ्योरी से समझेंगे कि इसको कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखिए, दो छोटे बिंदुवत गोले लेते हैं हम और उसको एक उभयनिष्ठ बिंदु से, तो एक उभयनिष्ठ बिंदु ले लेते हैं। जबकि मैंने एक क्वेश्चन को अपने टाइप से करेंगे। एक हम एक उभयनिष्ठ बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागे लेते हैं। यहाँ से एक तो कुचालक धागा ले लिया हमने इस टाइप से और एक ले लिया ये, ठीक है। दो कुचालक धागे हो गए जिनकी लंबाई हमें दे रखी है इन्होंने 40 सेंटीमीटर। तो मैं एक बार मान लेता हूं कि एल लंबाई का है, ठीक है। दोनों की लंबाई क्या है, सेम है। और इसके ऊपर दो छोटे बिंदुवत गोले दे रखे हैं। तो दो बिंदु, इसके ऊपर दो गोले ले लेते हैं हम, एक ये और ये, ठीक है। दोनों का जो वेट है, इसका जो द्रव्यमान दे रखा है अपने को कितना ग्राम दे रखा है, 200 ग्राम दे रखा है, ठीक है। बाद में हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और आंसर निकालेंगे क्या होगा। सही है, तो ठीक है। तो 200 ग्राम है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, द्वारा लटकाए गए दोनों गोले समान रूप से आवेशित है, यानी दोनों पर चार्ज जो है वो सेम है। तो कहने का मतलब इसमें भी क्यू चार्ज है और इसमें भी हम मान लेते हैं क्यू चार्ज है, ठीक है। तथा साम्यावस्था से इनके बीच की दूरी, तो साम्यावस्था का मतलब ये होता है कि दोनों की जो डिस्टेंस है इक्वल की बात करें तो साम्यावस्था में दोनों की दूरी जो है मैक्सिमम वो कितनी रहती है, 4 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। तो इनके ऊपर चार्ज का मान ज्ञात करना, आपको क्यू की वैल्यू फाइंड करनी कितनी होगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, हम पहले भी इसके अंदर ये पढ़ते हुए आए हैं। तो देखिए, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये थीटा एंगल है साम्यावस्था में, तो इसका मतलब दोनों साइड के एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इसको हम क्या करते हैं, थीटा के फॉर्म में डिवाइड करेंगे। थीटा के फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो इसको इस टाइप से हमने डिवाइड कर लिया। एक हम अल्टरनेट एक सीधी लाइन खींचते हैं यहाँ से समांतर रेखा, तो ये जेड आकृति बन रही है। तो जेड आकृति बनने के कारण ये एकांतर कोण हो जाएगा इसके बराबर। तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। सिमिलरली इसके लिए भी हम ऐसा ही करें, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, एक ही बात है। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि इस डोरी में जब अपन किसी द्रव्यमान को लटकाएंगे तो आपको पता है इसमें आएगा तनाव। क्या जाएगा, तनाव टी। यानी कि किसी भी चीज के ऊपर अपन वेट लगाते हैं तो उसके डोरी के अंदर क्या आता है, टेंशन आएगा। तो टेंशन कितना आ गया, वो टी आ गया। अब देखिए इसके ऊपर कितना, इसका फैक्टर क्या आएगा। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो फैक्टर है वो टी का है और ये आधार के साथ बना हुआ घटक है। तो आधार के साथ बना हुआ घटक क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। और तनाव का फैक्टर इसलिए क्या हो जाएगा, टी कोस थीटा। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम इसका लंबवत घटक निकालेंगे तो ये थीटा है, तो इसका लंबवत घटक कौन सा आएगा, ये वाला। तो ये घटक कितना आएगा, टी साइन थीटा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ऐसे कि हमने घटक निकाली। सेम ही इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी कितना होगा, टी कोस थीटा, और इसका ये लंबवत घटक क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। आपको बता दिया गया है कि जब भी कोई आधार के साथ बना हुआ कोण होता है, जैसे ये थीटा है इसके साथ और ये मान लीजिए ए है, तो ये क्या होगा, ए कोस थीटा होता है। सदिश निरूपण में हम पढ़ चुके हैं पहले 11th क्लास में, आपको बताया गया। और इसके अलावा ये लंबवत घटक का ये क्या होगा, ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये ए कोस थीटा हो गया और ये इसका लंबवत घटक हो गया ए साइन थीटा। उसी प्रकार से जब ये टी साइन थीटा है तो ये टी कोस थीटा हो गया,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका द्रव्यमान है m, ठीक है, तो नीचे की ओर वेट कितना होगा इसका, भार कितना हो जाएगा mg, ठीक है। एक बार पूछ करना। अब इसके बाद में देखिए ये दी टी cos थीटा हो गया, तो ये इसका जो वेट का घटक है mg है। तो आप साम्यावस्था की स्थिति देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये फैक्टर तो इसके बराबर होगा और ये जो घटक है वो इन दोनों के बीच में लगने वाले बल के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये बल को शो कर रहे हैं सारे, तनाव भी बल को शो करता है, ये भी mg भी जो वेट को शो कर रहा है, तो सभी एक दूसरे के बल के घटक को शो करेंगे। तो हम साम्यावस्था में लिख सकते हैं कि जो टी cos थीटा होगा वो तो किसके इक्वल होगा, mg के, इसको मैं समीकरण नंबर 1 लिख सकता हूँ, है ना। टी cos थीटा का फैक्टर mg के बराबर होगा, इक्वल घटक है। इसी प्रकार से टी sin थीटा किसके बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं ये बराबर होगा F के। F कैसा बल है, कूलाम बल, क्योंकि दो आवेशों के बीच में कौन सा बल लगेगा, कूलाम बल। तो कूलाम बल का सूत्र क्या होता है, K Q1 Q2, तो Q1 की जगह तो कितना है Q, Q2 की जगह भी सेम चार्ज है Q, तो Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर, और बीच में दूरी कितनी है ये 4। तो मैं एक बार सपोज कर लेता हूँ ये D के बराबर है, किसके बराबर है, D के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ D स्क्वायर नंबर 2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सिर्फ दो फैक्टर लेने, सिंपल सा है, खाली फैक्टर बनाइए आपकी। यहाँ से एक डोरी ली गई है, इसके अंदर तनाव T है, तो ये थीटा यदि साम्यावस्था की स्थिति में है, तो ये घटक यदि हम इसका एकांतर घटक लेंगे तो ये भी थीटा, तो ये टी cos थीटा हो गया। टी cos थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा mg फैक्टर, और sin थीटा का हो जाएगा दोनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ से हमें मान आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे में भाग देते हैं। टी sin थीटा में टी cos थीटा का भाग देंगे, क्योंकि हमें चार्ज निकालना है। तो देखो अपने पास k की वैल्यू है, d की वैल्यू है, लेकिन अपने पास अभी इस फैक्टर की पता नहीं है कितनी वैल्यू होगी, तो हम एक दूसरे में भाग देते हैं। तो देखिए हमने भाग दिया 2 में 1 का, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1, तो इसके अंदर क्या होगा, टी sin थीटा में टी cos थीटा का भाग देंगे, तो यहाँ लिखो k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, भाग किसका लगेगा इसमें, mg का। तो t से t तो हो गया कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, ये हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन mg d स्क्वायर नंबर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम q स्क्वायर का मान तो निकाल लेंगे, ठीक है, q का मान चाहिए क्योंकि ये पूछ रहा है कि प्रत्येक गोले पर आवेश कितना होगा, तो q का मान ही निकालना है। लेकिन अपने पास जो फैक्टर है tan थीटा, ये अभी हम निकाल नहीं पाए, तो अपने पास इसको यदि हम एक त्रिभुज की तरह इसको ट्रीट करें, त्रिभुज बना ले इसको, तो ये पूरी दूरी d मानी हमने, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, d/2 हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से tan थीटा या फिर हम कोई से भी एक फैक्टर का मान निकालेंगे। तो त्रिभुज मैं नाम दूं इसको, या तो OPQ, त्रिभुज OPQ में देखना, देखिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें tan थीटा का फैक्टर आ रहा है, तो tan थीटा को लगभग यदि अत्यल्प माना जाए, यदि अत्यल्प माने तो tan थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, लगभग बराबर थीटा के, ठीक है। तो वैसे ही यदि tan थीटा यदि थीटा के इक्वल है, तो हम कोई सा भी फैक्टर निकाले, इसमें से चाहे sin थीटा निकालो चाहे tan थीटा निकालो। tan थीटा बराबर आप जानते हो क्या होता है, लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमें जो दूरी निकालनी है, ठीक है, ये दूरी आ जाएगी, जैसे ये तो आधार है, चाहे आप इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हो कि लंब बटा आधार होता है tan थीटा, तो लंब और ये आधार रहेगा, ये हमें दूरी है नहीं, तो हम लगभग क्या करते हैं, थीटा के बराबर माना है, तो tan थीटा को हम लगभग इक्वल लिख सकते हैं sin थीटा के, और sin थीटा आपको पता है किसके इक्वल है, लंब बटा कर्ण के इक्वल होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से sin थीटा को लगभग इक्वल हो जाएगा थीटा के, और लंब का मान कितना है, देखिए ये है थीटा, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये तो हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया लंब। तो लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है, d/2, ठीक है, और कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, और कर्ण की लंबाई आपको दे रखी है l, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे d/2l। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि sin थीटा की जो वैल्यू है वो लगभग थीटा के बराबर है, और tan थीटा भी अत्यल्प होने की वजह से थीटा के बराबर है। तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, d/2l। तो जहां tan थीटा दिखा होगा वहां पे हम क्या लिख देंगे, d/2l, और यहाँ से मान किसका निकालेंगे, q का। तो देखिए कैसे मान निकालेंगे, इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं यहाँ से, देखिए कैसे मान आएगा। तो थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो आ जाएगा d/2l इज इक्वल टू किसके आएगा, tan थीटा की जगह मैंने वैल्यू रख दी है, और बराबर आ रहा है k q स्क्वायर अपॉन mg
डी स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये एम जी डी स्क्वायर भाग में तो इधर चला जाएगा ऊपर, तो एम जी डी का क्यूब, ठीक है। एम जी डी स्क्वायर आप देख लीजिए, इसमें कहीं गड़बड़ नहीं हुई, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, लंब तो हो गया ये d/2 और कर्ण सही है बिल्कुल। तो यहाँ से आप मान रख लीजिए और क्यू का मान निकालना, तो एम जी डी स्क्वायर है वो तो इधर आ जाएगा, एम जी डी क्यूब हो गया, और अपॉन में क्या आएगा 2l तो है ही, और साथ में क्या जाएगा k, तो 2 इंटू के इंटू एल, और यहाँ से स्क्वायर का हटाएंगे तो क्या आएगा इधर रूट, ठीक है। तो आप इसमें मान रखिए और सारा आंसर आपको निकालना है। और ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो वैल्यू यूज करनी है वो किसमें यूज करेंगे, हम किसमें वैल्यू यूज करने वाले हैं, हम यूज करेंगे इसको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम है तो किलोग्राम में, और अपना आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये इसके बाद में देखिए मैं इसके आगे की वैल्यू कैसे निकालता हूँ, पोज करना एक बार। इसके बाद में देखिए क्यू बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं वैल्यू रख देता हूँ अंडर रूट में एम, द्रव्यमान कितना है अपने पास 200 ग्राम दे रखा है, तो 200 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम में 1 किलोग्राम की बात करेंगे तो 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/1000, तो 10 की पावर -3 किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। जी की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, यहाँ पर हम 9.8 या फिर लगभग 10 वर्ग यूज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। फिर डी क्यूब कितना होगा, डी क्यूब की वैल्यू, डी क्यूब कितनी है, ये है डी की वैल्यू कितनी देखिए 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 की पावर -2, इसका आप यूज करके सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया और इसका क्यूब करना है, ठीक है। और अपॉन में क्या जाएगा ऐसे 2 इंटू के की वैल्यू आपको पता है कितनी है, के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, और लंबाई जो दे रखी है अपने को वो कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, तो 40 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आता है वो आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा तो मैं वैल्यू सोल्व कर देता हूँ, 2 का भाग इसमें चले जाएगा 100 बार, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया ये, तो ये तो हो गया 10 की पावर 2, ये 10 की पावर -3, ये 10 की पावर 1, ये 4 इंटू 4 चौक 16 64 हो जाएगा, और 10 की पावर -2 इंटू 3 -6, अपॉन में 9 गुणा 10 की पावर 9, मैं इसको 4 गुणा 10 की पावर 1 और 10 की पावर -2 लिख देता हूँ, और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा देखो, पहले तो 10 की पावर को सोल्व कर लीजिए या फिर इसका इसमें भाग दीजिए, तो ये जाएगा 16 बार, ठीक है। तो 16 का रूट तो आ जाएगा बाहर 4, 9 का रूट बाहर आएगा 3, अब 10 की पावर बची है उसको और सोल्व कर लीजिए, तो 10 की पावर 2 -3 माइनस का 1 -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो काम खत्म हुआ, ये 10 की पावर -6 बच गया। नीचे कितना है 9 और 1 10, 10 में से 2 जाएगा 8, और 8 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा -8, तो -8 हो गया ऊपर और -6 ऑलरेडी, तो -8 और -6 कितना हो गया 14, तो 10 की पावर -14 का जो रूट होगा वो कितना हो जाएगा 10 की पावर -7, कुलाम में इसका आंसर जो आ जाएगा। आप इसका भाग दे दीजिए, ये इसका आंसर हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का जरूर है लेकिन है इजी क्वेश्चन, आप इसको देख करके वापस अपनी नोटबुक में इसको करना है और अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया इसका, करो कोई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम जल्दी से इसको पूरा करेंगे क्योंकि इतने ही क्वेश्चन अपने पास है, थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो जल्दी से देख लीजिए थोड़ा। NaCl अणु में Na+ और Cl- यानी कि सोडियम व क्लोराइड आयन के मध्य की दूरी दे रखी है, ठीक है 1.28 एंगस्ट्रॉम। अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो देखो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, उसका सूत्र क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र जो है हमें पता है क्या होता है, और इसका फॉर्मूला आपको बताया गया था, P होता है Q × 2L। अब यहाँ पे समझना है हमें कि हमें ये द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है, तो सिंपल सी बात है, हमें एक तो चार्ज चाहिए, हमें यहाँ पे क्या क्यू दिया हुआ है क्या कहीं पे भी, तो हमें क्यू नहीं पता अभी कितना है, लेकिन हम क्या करते हैं आपको पता है कि Na+ Cl- इसका मतलब है इनके पास एक चार्ज की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन को शो करता है, और इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि आवेश कितना होता है, इसके ऊपर प्लस दे रखा ना, तो किसी पे भी एक आवेश का परिमाण लिया जाता है,
तो ये हम कह सकते हैं इसके पास धनायन है और इसके लिए जो मान होगा इसका वो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। इनके बीच की दूरी दे रखी है आपको, तो दो आयन आपको बताया था कि दो आवेश इसके बीच की दूरी क्या हो तल को, तो हम यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके बीच की दूरी कितनी है 12 है। ठीक है, तो 12 दूरी का मान जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.28 एंगस्ट्रॉम। तो 12 इज इक्वल टू 1.28 एंगस्ट्रॉम। तो 1.28 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हो गया 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, ये इसका टच होना चाहिए इसके हेड पे। ठीक है, तो ये 12 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से बस दोनों की वैल्यू रखेंगे और किसका मान निकालेंगे द्विध्रुव आघूर्ण का। तो P इज इक्वल टू कितना जाएगा Q इंटू 12 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। आप दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, आगे से निकालिए 1.28 को मल्टीप्लाई करें ना माइनस 19 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, इसको आप यूनिट लगा दीजिएगा, कूलाम इंटू मीटर बताया था आपको, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो सिंपल सा काम करना है, इजी है क्वेश्चन, बस खाली समझने का ही है कि क्या कैसे सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये क्वेश्चन जो अपने नोटबुक में करना है। ठीक है, करो खोज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक बार फिर से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज, एक भुजा दे रखी है अपने को स्मॉल ए, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में आपको पता है जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो। तो हम एक एक लाइन को पढ़ते हुए उसके चलते हैं। तो आप देखिए कि एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती है, हमें पता है। तो ये भी ए भुजा का है, ये भी ए भुजा का है, ये भी ए भुजा का है। इसको हम ए, इसको बी और इसको सी नाम देते हैं। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर समान आवेश स्थित है, दो शीर्षों पर ए और बी पर। तो यहाँ पे भी क्यू आवेश है, यहाँ पर भी क्यू आवेश है। त्रिभुज के बिंदु सी पर यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है, E का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए दो आवेशों के कारण किसी तीसरे आवेश के ऊपर यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो आप देखिए समबाहु त्रिभुज की और क्या खास बात होती है कि जो कोण होते हैं तीनों इक्वल होते हैं 60 डिग्री, क्योंकि भुजा समान है तो कोण भी इनकी क्या रहेंगे इक्वल। ठीक है, तो इस ए के कारण इस पर तीव्रता निकालेंगे, इसके कारण इस पर तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसके कारण तो है EA, इसके कारण मान लीजिए EB। तो कहीं पे हमने पढ़ा है क्या, आप देख सकते हो कि निरक्षीय रेखा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी थी। तो वहां पे आपको ये बताया था कि वहां पे ये पॉइंट जो आता है कि कैसे हम दो आवेशों के कारण तीसरे बिंदु पर हम क्या निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हमें आपको इतना ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो पहले पढ़ के आते थे, आपने पढ़ा था कभी भी दो की बिंदु दे रखे, अपने को दो सदिश राशियां दे रखी होती है, तो उसकी परिणामी कैसे मान निकालते थे आप। जैसे आपके पास पता था कि परिणामी हम निकाला करते ए और बी, दो सदिश दे रखे हैं, मान लो ए दे रखा है दूसरा बी दे रखा है, तो कैसे निकालते थे अंडर रूट में परिणामी मान आर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हम पढ़ के आए। ठीक है, सिमिलरली निरक्षीय रेखा से भी आप इसको निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसमें फैक्टर जो है वो cos थीटा का ही आता है, इसलिए दोनों जुड़ जाते हैं। तो cos थीटा का फैक्टर यूज करना पड़ेगा, अलग अलग निकालेंगे, इससे बढ़िया है आप सीधे से सिंपल फॉर्मूले का यूज करके मान निकाल लीजिए। तो आप देखिए ये 60 डिग्री का है, तो ये भी एक मतलब शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से ये भी कितना डिग्री का हो गया 60 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री का। तो आप इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालिए सी पर, तो ई सी पर हमें निकालना है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कितना होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर, इसके ऊपर निकाल रहे हो आप दोनों के कारण, तो ए का लिए ए का मान हो जाएगा तो ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2EA EB cos थीटा। अब देखिए क्या आप E और EB का मान सेम है या अलग है। परिमाण में देखिए, देखो आवेश भी सेम, यहाँ से दूरी भी सेम, इसमें भी आवेश Q है, दूरी भी A है, तो दोनों का मान क्या रहेगा परिमाण में बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि EA का मान EB के क्या है बराबर है। तो आप ये यहाँ पर रखिए वैल्यू, तो EC का परिणामी रिजल्टेंट मान जो आएगा वो कितना आएगा अंडर रूट में EA का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EA cos थीटा की जगह वैल्यू देखिए कितनी है अपने पास, ये वैल्यू निकालनी है सी पर परिणामी, तो ये घटक आएगा और ये घटक कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो cos 60 हो गया। सॉल्व कीजिए इसको, तो ये तो हो गया सीधा ही EA स्क्वायर और EA स्क्वायर कितना हो जाएगा 2EA का स्क्वायर प्लस 2
E का अगेन स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 रखेंगे तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया एक E स्क्वायर और यहाँ पे 2, तो टोटल कितना हो गया √3 E का स्क्वायर। ठीक है, 3 का रूट तो होगा नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं EC, मैं परिणाम ही लिख देता हूँ यहाँ पे, तीव्रता कितनी आ जाएगी √3 रह जाएगा और बाहर आ जाएगा EA। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो खाली ये बचेगा, तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू इसकी। तो EA विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, जल्दी से अपने दिमाग में लाइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने पढ़ा था, 2 पढ़े थे, एक तो F/Q0 और एक हमने पढ़ा था KQ/R²। तो हम दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे, क्या यहाँ पे बल दे रखा है, नहीं दे रखा, तो जाहिर सी बात है इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो रखिए मान K Q की वैल्यू Q ही है अपॉन दूरी, यहां से कोई भी दूरी लीजिए सेम ही दूरी है तो A स्क्वायर आ जाएगा, तो हम इसका जो आंसर आएगा अपने पास वो आ जाएगा √3KQ/A²। ये परिणामी है इसका मान, सिंपल सा। ठीक है, सिंपल ही है, इजी वे के अंदर हम इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पोज करो। इसके बाद में अपना जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व अल्फा कणों के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें समझने वाली बात है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब अचानक से दिमाग में आते हैं तो वहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इनका सॉल्यूशन क्या ज्ञात करना है, लेकिन यदि थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सोल्व किया जाए तो आसानी से ये सॉल्यूशन आप ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि सब में विद्युत क्षेत्र एक समान है, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान तो हो गया सेम, E मान लेते हैं, यही होता है, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व अल्फा कणों के लिए मान निकालना है। तो आप देखिए त्वरण, हमने बल सूत्र पढ़ा था, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, तो A का मान निकालना है, किसके लिए प्रोटॉन के लिए तो मैं इसको AP लिख सकता हूँ, दूसरा न्यूट्रॉन के लिए तो मैं इसको क्या AD लिख सकता हूँ, और अल्फा के लिए तो हम इसको A अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो यहां से हम क्या करेंगे A का मान निकालें तो वो किसके बराबर आएगा F/m के। ठीक है, F/ किसके बराबर हो जाएगा, यहां से त्वरण यदि निकालोगे तो किसके बराबर आया F/m। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रोटॉन ले रहे हो तो द्रव्यमान किसका आएगा प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकाल रहे हो तो द्रव्यमान किसका आ जाएगा न्यूट्रॉन का, अल्फा के लिए निकाल रहे हैं तो द्रव्यमान किसका आएगा अल्फा कणों का। अब देखिए बल, ठीक है, अब यहाँ पर इसमें कहाँ पे हमें, ये तो हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था, क्या हमारे पास इस चैप्टर का यूज हो रहा है इसके अंदर, देखिए इसमें चैप्टर का यूज जो है वो अब होगा, कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर E आया है विद्युत क्षेत्र, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था F बराबर, या फिर हमने कहा था कि F बराबर होता है Q0 E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले फॉर्मूले में हमने पढ़ा था E बराबर F बटा Q0 होता है, तो F बराबर क्या आ गया Q0 E, तो इसके अंदर यूज होता है इसका। ठीक है, तो F बराबर आ रहा है QE, ये हमने पढ़ लिया है, देख सकते हैं आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा था, तो ये मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा Q0 E अपॉन किसका मान है MP। क्या E चेंज होगा, यहाँ पर इस सवाल के अंदर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या दे रखा है एक समान, तो इसमें सभी में Q0 E अपॉन ये आवेश जो है वो किसका आएगा प्रोटॉन के लिए, ये आवेश आ जाएगा किसके लिए न्यूट्रॉन के लिए, और साथ में ये MD और ये Q अल्फा E अपॉन M अल्फा। अब देखिए इनके द्रव्यमान में आपस में क्या रिलेशन होता है, प्रोटॉन का तो जितना है उतना ही रहेगा, इसके ऊपर आपको पता है 1.6 × 10⁻19 माइनस का 19 गुना होता है, तो इसको जब हम लिख देंगे E के बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है चार्ज, लेकिन इसको प्लस E में लिख रहे हैं तो प्रोटॉन के बराबर है, तो E अपॉन प्रोटॉन का मास। ठीक है, फिर QDE न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है, देखिए न्यूट्रॉन के बारे में अल्फा प्रोटॉन से किस प्रकार से संबंधित होता है, न्यूट्रॉन की खास बात होती है कि इसके पास जो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास आवेश का जो मान है वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है, किसके बराबर होता है प्रोटॉन के, लेकिन यदि इसकी मास की बात करेंगे तो वो 2 गुना होता है किसका प्रोटॉन के मास का। ठीक है, इसी प्रकार से अल्फा में क्या होता है, अल्फा एक हीलियम नाभिक के बराबर होता है, तो इसके पास जो चार्ज होता है वो 2 गुना होता है प्रोटॉन के चार्ज का, जबकि इसका जो द्रव्यमान होता है अल्फा कणों का वो 4 गुना होता है किसका प्रोटॉन के मास का। ठीक है, बस तो ये यूज करना है इसके अंदर, ये वैल्यू इसमें रखिए, तो QD की जगह तो वैल्यू कितनी है अपने पास इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो E अपॉन 2 ऑफ क्या हो जाएगा MP,
और यहाँ पे क्यू अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 गुना प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, ई अपॉन एम अल्फा। एम अल्फा का मान कितना है, 4 गुना होता है किसके मास का, प्रोटॉन का। तो यहाँ से इसमें भाग जाएगा 2 बार। ठीक है, हमें तो रेशियो पूछा है कि इनके बीच में अनुपात क्या होगा, तो हमने मान सारा निकाल लिया, बस अनुपात देखना है। तो ए प्रोटॉन रेशियो ए न्यूट्रॉन और रेशियो ए अल्फा। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास रखिए कितना है, ई अपॉन एम पी रेशियो ए न्यूट्रॉन का मान कितना है, ई अपॉन 2mp रेशियो ए अल्फा का मान कितना है, ई अपॉन 2mp। ठीक है, तो देखिए ई से ई ये कैंसिल हो जाएगा, एमपी से एमपी कैंसिल हो गया, तो क्या रेशियो बचा, यहाँ तो बच गया 1, यहाँ पे रेशियो आएगा 1/2 और यहाँ पे रेशियो आएगा 1/2 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, खाली इसमें समझने की वाली बात है कि कहाँ पे कौन सी ट्रिक को अपने को यूज करना है। ठीक है, कीजिए पॉज। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वो कल हम और देखेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन और देख सकते हैं। बाकी का ये जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिए, जो मेरे को सबसे अलग लगे थे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। कुछ में तो सिर्फ सिंपल सा दे दिया जाता है कि निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए या अक्षीय रेखा पर ज्ञात कीजिए, तो वहां पर तो आप सिंपल फॉर्मूले लगा करके इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़ी डिफरेंट टाइप के लिए थे, इसलिए मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन बता दिए। ये क्वेश्चन भी आपको ज्ञात करना है, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो ये हम इसको वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर, और आपको पता है वर्ग में सारी भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। बिंदु आवेश रखें, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस ओ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और साथ में दिशा भी ज्ञात कीजिए, जहां पर क्यू का मान जो है आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो कैसे आप वैल्यू निकालेंगे, तो पहले आप देखिए इसको समझिए कि कैसे ये वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो आपको पता है केंद्र पे ज्ञात करना है, तो ये 4 आवेश है, इन चारों के कारण हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, ये आपको मैंने बता दिया था, अंदर की ओर होगी, तो इसकी डायरेक्शन तो हो जाएगी ये, प्लस में हो जाएगी बाहर की ओर। ठीक है, फिर इसके लिए माइनस क्यू है तो ये किस तरफ होगी, अंदर की ओर, और इसमें किस तरफ हो जाएगी, प्लस क्यू में बाहर की ओर। ठीक है, तो बस आपको ये देखना है कि इनकी भुजा की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ आएगी, ये आपको चेक करना है। तो देखिए दूरी निकालनी जरूरी है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी टोटल कितना हुआ 2 सेंटीमीटर हो गया। तो आप देखिए ये दूरी कितनी होगी, ये लंब, ये आधार, तो ये कर्ण हो जाएगा, और कर्ण बराबर आप जानते हो क्या होता है, अंडर रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो आप देखिए यहाँ से मान जो है इसका 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, और √8 की वैल्यू तो आप जानते हो कितनी होगी, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 4, 4 का रूट होता है 2, तो 2√2 सेंटीमीटर आ रहा है, ध्यान रखिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अपने पास दूरी आ गई सारी, कहां से कहां तक की, ये दूरी आई है। जबकि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण निकालेंगे, इसके कारण इस बिंदु तक, तो ये दूरी क्या होगी, कर्ण की भी आधी होगी। ठीक है, तो इसकी भी आधी करेंगे, तो आप देखिए एओ का मान कितना होगा, एओ बीओ सीओ सारे बराबर ही हो जाएंगे, और डीओ इनका मान कितना हो जाएगा, इसका आधा, कर्ण का आधा कितना हो जाएगा, यानी कि 2√2/2, तो कितना आ गया √2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए मैंने सेंटीमीटर में दूरी निकाली, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 10⁻⁻2 मीटर। बस अब आपको क्या करना है, E1 E2 E3 इनका मान निकालना है। देखिए इनमें आवेश अलग है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ/R² होता है, तो K को सेम रख लीजिए। Q की जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 2Q है, तो माइनस का 2Q यूज करनी है आपको। डायरेक्शन आप या तो डायरेक्शन लिख लीजिए, ठीक है, सिंपल सा ज्यादा रहेगा कि डायरेक्शन इसकी किस तरफ है, AO की ओर। फिर आपको क्या करना, R दूरी ये तो आपके लिए सबके लिए सेम है, √2 × 10⁻²। तो इस प्रकार से यूज करता हुआ चलना है। ऐसे B का मान निकालिए, ऐसे C का, इस टाइप से D का। ठीक है, तो एक निश्चित मान आएगा। तो आप देखो 2 का परिणामी जो है वो आप ज्ञात करेंगे, 2 जो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, जैसे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, तो इन दोनों का आपको परिणामी निकालना है। कैसे निकालोगे, जैसे E1 निकाल लिया तो वो तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में EA² प्लस EC², इस टाइप से आप मान निकालोगे। जो भी आंसर आता है वो यहाँ से परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा आ जाएगी,
और इसकी डायरेक्शन जिस आवेश की ओर होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, तो आप ये इसको सॉल्यूशन कीजिए जितना भी दिमाग लगा सकते हैं इसके लिए। फिर यदि नहीं होता है तो कल मैं आपको ये फिर से बताऊंगा। और इसके अलावा अपन एक या दो सवाल और करेंगे, इसके बाद में चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम चैप्टर सेकंड के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।